शहर के एक बेहद समृद्ध और प्रतिष्ठित इलाके में एक विशाल हवेली थी। उसकी ऊंची दीवारें, सुंदर बगीचे, लग्जरी गाड़ियां और बड़ी संख्या में नौकर चाकर देखकर हर कोई ये सोचता था कि वहां रहने वाला लोग कितना सुंदर और सुखी और भाग्यशाली होगा। लेकिन उस आलीशान हवेली की चमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी हुई थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उस हवेली में 21 वर्ष की एक युवती रहती थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी जितनी खूबसूरत थी उतना ही शांत, सरल और संस्कारी भी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मासूम मुस्कान और विनम्र स्वभाव किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी था। मगर उसकी जिंदगी में खुशियां बहुत कम थी। हेलो दोस्तों, ये एक सच्ची घटना पे कहानी है जो मेरे आंखों देखी प्रदर्शित कहानी है। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को रोज अपने सपोर्ट दे रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदिनी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शांत, सरल और संस्कारी भी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मासूम मुस्कान और विनम्र स्वभाव किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी था। मगर उसकी जिंदगी में खुशियां बहुत कम थी। जब वो केवल 7 साल की थी तब बीमारी के कारण उसके माँ का निधन हो गया था। माँ के जाने के बाद उसकी दुनिया जैसी पूरी तरह बदल गई। कुछ वर्षों तक उसके पिता महेश ने उसे माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश की, लेकिन व्यापार की व्यवस्था और अकेलेपन के कारण उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी शादी से पत्नी का नाम सविता था। शुरुआत में सविता ने खुद को आदर्श माँ के रूप में पेश किया। वो सबके सामने नंदिनी को अपनी बेटी कहकर बुलाती, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती और ऐसी दिखाती मानो उसे नंदिनी से बहुत स्नेह हो। लेकिन समय बीतने के बाद उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। सविता के मन में नंदिनी के लिए एक अजीब सी जलन और नफरत थी। शायद इसलिए क्योंकि नंदिनी उसकी पहली पत्नी की आखिरी निशानी थी, या शायद उसको ऐसा मन में था कि भविष्य में इस विशाल संपत्ति का बड़ा हिस्सा नंदिनी के नाम होने वाला था। धीरे धीरे उसने नंदिनी को परिवार का सदस्य समझना छोड़ दिया और उसे नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगी। सुबह से शाम तक नंदिनी के घर के छोटे छोटे सभी काम करवाया जाता था, जबकि घर में कई नौकर मौजूद थे। एक सुबह जब सूरज की रोशनी पूरी तरह नहीं फैली थी, तभी सविता की कड़क आवाज पूरे घर में गूंज उठी। नंदिनी, अभी तक सो रही हो? घड़ी देखो। अचानक आवाज सुनकर नंदिनी घबरा कर उठ बैठी और जल्दी से बोली, जी माँ, जी अभी आती हूँ। ये सुनते ही सविता का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने तीखे स्वर से कहा, मुझे माँ जी मत कहा करो, पहले घर का काम ढंग से करना सीखो। नंदिनी जल्दी जल्दी अपने कमरे से बाहर निकली और सीधा रसोई की ओर बढ़ी। वो जानती थी कि जरा से भी देर भी हुई तो सविता का गुस्सा और बढ़ जाएगा। रसोई में पहुंचते ही उसे बर्तन का बड़ा ढेर दिखाई दिया। वो काम शुरू ही करने वाली थी कि सविता वहां पहुंची। सारे बर्तन अभी तक वैसे ही पड़े हैं, आखिर तुम करती क्या हो? नंदिनी शांत स्वर आवाज से कही, मैं अभी साफ कर देती हूँ। लेकिन सविता का उसका जवाब पसंद नहीं आया। उसने ताना मारते हुए कहा, ये घर यही सुनने को मिलता है, अभी कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ। कभी कोई काम समय पर किया करो। वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि किसी भी सफाई का नतीजा केवल और अधिक डांट फटकार ही होगा। उसका पूरा दिन घर के कामों में गुजर जाता, कभी रसोई की जिम्मेदारी, कभी पूरे घर की सफाई और कभी मेहमानों की सेवा। हैरानी की बात यह थी कि घर में पहले से कई नौकर मौजूद थे, फिर भी अधिकांश काम उसी से करवाए जाते थे। घर के कर्मचारी अक्सर ये देखकर आश्चर्य करते थे कि इतनी बड़ी संपत्ति की मालिक की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। मगर सविता के डर से कोई भी उसके पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। पूरे घर में उसका इतना दबदबा था कि हर कोई उसे बचकर ही रहना चाहता था। शाम को जब महेश अपने काम से लौटता तो उसकी नजर नंदिनी पे पड़ी। लगातार मेहनत
करने के बाद उसके हाथ खुरदुरे हो गए थे और उंगलियां पर बर्तनों के रगड़ने का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था। महेश ने चिंता भरे स्वर से पूछा, बेटा, तुम्हारे हाथों में क्या हुआ? नंदिनी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी सविता वहां आ गई। उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, आजकल इसका ध्यान काम से कम और दूसरी चीजों में ज्यादा रहता है। मैंने सोचा थोड़ा घर का काम सिखा तो भविष्य में काम आएगा, लेकिन इसे तो हर बात बुरी लगती है। महेश ने बिना ज्यादा सवाल किए उसकी बात मान ली और चुप हो गए। नंदिनी उम्मीद भरे नजरों से अपने पिता की ओर देखा, मानो वो उसके मन का दर्द समझ ले। लेकिन एक बार फिर उसकी खामोशी किसी ने नहीं सुनी। रात गहरने के बाद जब पूरा घर नींद में डूब गया था, तब नंदिनी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसके हाथ में अपनी माँ की पुरानी तस्वीर, जिसे वो सबसे कीमती खजाने की तरह संभाल कर रखती थी। तस्वीर को देखते देखते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो धीरे में बुदबुदाई, माँ, अगर आप आज मेरे साथ होती तो शायद मेरी जिंदगी इतनी कठिन नहीं होती। अगली सुबह भी उसके लिए किसी नए दिन की तरह नहीं, बल्कि उसी संघर्ष की वो एक शुरुआत थी। सुबह होते ही वो फिर रसोई में पहुंची। वहां बर्तनों का ढेर उसका इंतजार कर रहा था। नंदिनी दोनों हाथों से तेजी से काम कर रही थी। साबुन का झाल उसकी हथेली में चिपका हुआ था। उधर ड्राइंग रूम में सविता पूरे आराम से मुलायम सोफे पर बैठी हुई थी। उसके सामने रखी सेंटर टेबल पे चाय, फल और मिठाइयाँ की प्लेट सजी हुई थी, जबकि टीवी पर उसका पसंदीदा कार्यक्रम चल रहा था। दूसरी ओर नंदिनी, जो रसोई में लगातार काम कर रही थी, तभी सविता की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी, नंदिनी, जल्दी हाथ चलाओ। रसोई का काम खत्म होते ही ऊपर के सारे कमरे की सफाई भी करनी है। इसी दौरान मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सविता ने टीवी से नजर हटाकर दरवाजे की तरफ देखा और पास खड़े नौकर से कहा, जाके देखो कौन आया है। नौकर तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक युवा लड़का दिखाई दिया, जिसका उम्र लगभग 24 वर्ष रही होगी। उसने साधारण और पुराने कपड़े पहन रखे थे, पैरों में घिसी हुई चप्पलें थी और कंधे पर एक पुराना सा झोला लटका हुआ था। पहली नजर में वो किसी जरूरतमंद या भिखारी जैसा प्रतीत होता था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो उसने सामान्य लोगों से अलग बनाता था। उस युवक ने विनम्रता से कहा, भैया, अगर थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। नौकर अब भी कुछ जवाब देते उससे पहले ही सविता वहां पहुंच गई। उसने युवक के ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर नाराजगी उभर आई। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से चले आते हैं तुम लोग। माताजी, मैं भूखा हूँ, बस थोड़ा सा खाना मिल जाता तो आपका एहसान होता। ये कोई धर्मशाला नहीं, जाओ कहीं और जाओ। रसोई में काम कर रही नंदिनी की नजर भी दरवाजे की ओर चली गई। उसने उस युवक को देखा। उसके कपड़े भले ही पुराने और फटे थे, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी गरिमा थी। नंदिनी का दिल उसके लिए पिघल गया। उसने धीरे से कहा, माँ जी, लगता है इन्हें सचमुच भूख लगी हो। 2 रोटियां दे देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सुनते ही सविता ने गुस्से से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नाराजगी साफ झलक रही थी। उसे व्यंग भरे स्वर में कहा, वाह, बड़ी दया उमड़ रही है तुम्हें इसके लिए। नंदिनी तुरंत चुप हो। कोई बात नहीं माताजी, भगवान आपका भला करे। लेकिन नंदिनी का दिल उसे यूं खाली हाथ जाते हुए देखकर नहीं माना। वो तुरंत रसोई में गई, एक प्लेट में ताजा रोटियां और सब्जी रखी और जल्दी से बाहर आ गई। उसने आवाज दी, सुनिए, 1 मिनट रुकिए। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। नंदिनी मुस्कुराते हुए भोजन की प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी और कहा, ये लीजिए, शायद इससे आपकी भूख थोड़ी कम हो जाए। युवक ने कहा, धन्यवाद। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। सविता गुस्से में वहां आ पहुंची। जैसे ही उसकी नजर नंदिनी के हाथों पे पकड़ी, प्लेट पर पड़ी और उसका चेहरा क्रोध में भर उड़ा। उसने तीखे स्वर में कहा,
तो अब तुमने ये भी काम शुरू कर दिया। नंदिनी घबरा गई और जल्दी से बोली, मैंने सिर्फ इन्हें खाना दिया है माँ, ये भूखे लग रहे थे। लेकिन सविता उसकी बात पूरी होने से पहले चिल्ला उठी। उसकी ऊंची आवाज सुन के घर के नौकर भी इकट्ठा होने लगे। सभी चुपचाप खड़े होकर यह दृश्य देखने लगे। सविता ने उस युवक की और तिरस्कार भरी नजर से देखा और फिर नंदिनी की तरफ मुड़कर बोली, लगता है तुम्हें इससे बहुत तरस आ रहा है। अगर इतनी ही हमदर्दी है तो आज से इसके साथ ही रहना। ये सुनकर नंदिनी जैसी पत्थर की मूर्ति बन गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो कांपती हुई आवाज में बोली, आप क्या कह रही हो माँ? आज के बाद यही तुम्हारी दुनिया है। जिस इंसान के लिए तुम मेरी बात काट रही हो, उसी के साथ अपना जीवन बिताओ। युवक ये सब देखकर तुरंत आगे आया और बोला, माताजी कृपया ऐसा मत कहिए। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। मैं केवल भोजन मांगा था। मैं किसी के परिवार में परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम दोनों अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। कृपया मेरा बात सुनिए। मैं इन्हें जानती तक नहीं। मैंने तो सिर्फ एक भूखे इंसान की मदद की है। नंदिनी ने कहा, मुझे घर से मत निकालिए। मैंने कोई गलती नहीं की। पापा के आने तक रुक जाइए। मैं उनसे बात कर लूंगी। सविता, बहुत हो गया। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। बस करो ये सब। अब नाटक करने की जरूरत नहीं। घर के नौकर चाकर चुपचाप खड़े ये सब देख रहे थे। सभी को नंदिनी पे तरस आ रहा था, लेकिन कोई भी सविता के खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। नंदिनी ने नम आंखों में पूरे घर को देखा। यही वो जगह थी जहां उसने अपने बचपन के दिन बिताए थे। घर का हर कोना उसकी माँ की यादों से जुड़ा हुआ था। यही उसने सपने देखे थे। यही उसने जीवन के सबसे अच्छे और सबसे कठिन पल गुजारे थे। लेकिन आज उसी घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद किए जा रहे थे। तभी सुन ले, नंदिनी, जिस आदमी के लिए तू इतना चिंता दिखा रही थी, अब वही तेरी जिम्मेदारी है। इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। कुछ ही पल बाद वो खुद को घर के बाहर सड़क पर खड़ा पाई। उसके पीछे विशाल हवेली था और सामने अनजान भविष्य। युवक ने कहा, घबराइए मत। अभी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहले किसी सुरक्षित जगह चलते हैं, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। नंदिनी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में ईमानदारी थी। कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं बदलेगा। शाम होने वाली है और आपके लिए अभी सबसे जरूरत सुरक्षित जगह पहुंचना है। नंदिनी ने कहा, लेकिन मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना मंदिर है। युवक ने कहा, वहां आने जाने वाले यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था रहती है। कम से कम आज की रात तो वहां आराम से गुजार जा सकती है। नंदिनी के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने धीरे से सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। दोनों वहां से आगे बढ़ने लगे। सड़क पर हल्की शाम उतरने लगी थी। नंदिनी कुछ कदम पीछे चल रही थी। उसके मन में अनेक सवाल उमड़ रहे थे। आखिर ये अजनबी कौन था और क्यों उसकी मदद कर रहा था? फिर नंदिनी ने पूछा, एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? वो कुछ नहीं बोला। फिर युवक ने नंदिनी से पूछा, एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? ज्यादातर लोग मुझे भिखारी कर कर बुलाते हैं, लेकिन हर इंसान का कोई ना कोई नाम तो होता है। नाम तो होता है, लेकिन कभी कभी इंसान की परिस्थितियां उसके नाम से बड़ी हो जाती है। नंदिनी जिसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सी गहराई थी जिसने उसे सोचने पे मजबूर कर दिया। दोनों दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। रास्ता लंबा था और शाम का समय होने लगा था। कुछ देर बाद वो शहर के व्यवस्था बाजार के पास पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ थी। दुकानों पर रौनक थी और पूरे तरह हलचल पहल दिखाई दे रही थी।
तभी एक चाय बनाने वाले ने दूर से उस युवक को देखकर आवाज लगाई, अरे भाई, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? युवक ने केवल मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और हल्के से सिर हिला दिया। नंदिनी ये देखकर हैरान हो गई। जिस व्यक्ति को वो अब तक एक साधारण भिखारी समझ रही थी, उसे लोग बड़े सम्मान और अपनत्व के साथ बात कर रहे थे। ये बात उसके मन में और ज्यादा सवाल पैदा कर रही थी। काफी देर तक चलने के बाद वह शहर के सबसे आधुनिक और आलीशान इलाके में पहुंची। वहां चारों ओर ऊंचाई ऊंची ऊंची इमारतें और महंगी दुकान की लंबी कतारें दिखाई दे रही थी। नंदनी आश्चर्य से सब कुछ देख रही थी। तभी वो युवक एक भव्य इमारत के सामने जाकर रुक गया। नंदिनी ने ऊपर नजर उठाई तो देखा वो शहर का सबसे प्रसिद्ध और शानदार होटल था। उसके मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे और बाहर खड़ी कई गाड़ियों की कीमत करोड़ों में होगी। होटल का नाम देखते ही नंदिनी चौंक गई। वो जानती थी यहाँ केवल बड़े उद्योगपति, विदेशी मेहमान और प्रभावशाली लोग ही ठहरते हैं। उसने घबराकर पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? लेकिन युवक ने उसका सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो शांत भाव से सीधे होटल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ने लगा। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पूरे विश्वास था कि सुरक्षाकर्मी उन्हें तुरंत रोक देंगे। आखिर युवक के कपड़े अभी भी पुराने और साधारण थे। जैसे ही वो युवक होटल के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, वह तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सावधान होकर उसके लिए दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर सम्मान साफ झलक रहा था। उनमें एक आदरपूर्वक कहा, नमस्ते सर। यह दृश्य देखकर नंदिनी पूरी तरह हैरान हो गई। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि शायद वो किसी और व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आसपास ऐसा कोई नहीं था। उसका पूरा ध्यान उसी युवक पर केंद्रित था। तभी होटल के अंदर एक व्यक्ति तेजी से बाहर आया। वो होटल का प्रबंधक था। उसने बेहद महंगा और सिल्कदार सूट पहन रखा था। उसके जूते चमक रहे थे और चेहरे पर गहरा सम्मान दिखाई दे रहा था। आज की कहानी में हम यहीं पे खत्म करेंगे और हम देखेंगे कि पार्ट 2 में नंदिनी के साथ उस युवक ने क्या किया और नंदिनी की जिंदगी कैसे बदली। तब तक के लिए, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप कमेंट में लिखे पार्ट 2 और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। टेक केयर।